वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम लोग इस सीरीज़ में भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला विभाजन हमने पढ़ लिया था जो कि पर्वतमालाएं हैं, और पर्वतों को हमने डिस्कस कर लिया था। आज उत्तरी मैदान पढ़ेंगे। जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो चाहे आरओ का री एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम हो, या फिर बीईओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जीएस की क्लास आप एक जगह देख सकते हैं, जो कि दोपहर 1 बजे डेली क्लास आती है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से विजिट करेंगे, मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी मैदान में बताया जा रहा है कि इनका निर्माण कैसे हुआ। तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियां हैं, इनसे बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। अब आप सोचेंगे कि नदी प्रणाली से कैसे बना है, तो देखिए, नदियाँ हिमालय को काट करके बहते हुए आती हैं, हिमालय पार करके बहते हुए आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारी गाद, मिट्टी, सिल्ट ये सब बहा कर लेकर के आती हैं। तो जब ये निक्षेपण करती है और साथ लेकर के आती हैं, तो इन मैदानों में भरने का या पाटने का कार्य करती हैं, जिसकी वजह से ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय में गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। और इसका विस्तार कितना है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो लंबाई चौड़ाई आपको याद रखनी है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र बना हुआ है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने का कारण है। जब ये नदी का ढाल कम हो जाता है तो क्या होता है, नदियों की गति कम हो जाती है। ऊंचाई से आती है तो उनमें वेग बहुत ज़्यादा होता है, नीचे आते आते जब ढाल कम हो जाती है तो इनमें वेग कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि ये फिर विसर्पण करने लगती हैं। आप देखिए, जब वैसे तेज़ से आ रही हैं ऊंचाई से तो स्पीड कम है, जब इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो धीरे धीरे अवसाद वगैरह वहीं पर इकट्ठा करने का काम करेंगी, तो द्वीपों का निर्माण करती हैं। इसके साथ साथ डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है, और इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, और इसकी सहायक नदियों से जो मैदान बना है वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं, ये हिमालय से निकलती हैं। तो ये जो सिंधु नदी तंत्र है, ये हिमालयी नदी तंत्र में आता है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब क्या होते हैं, 2 नदियों के जो बीच का भाग होगा वो क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार आप देखेंगे घग्गर और तिस्ता इन नदियों के बीच में है। तो घग्गर से लेकर के तिस्ता के बीच जो भी नदी तंत्र आपको मिलेगा वो पूरा गंगा नदी में फैला हुआ है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो गंगा नदी तंत्र के पूर्व में स्थित है, और विशेषकर आप देखेंगे असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। इन मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता आपको देखने को मिलेगी, और आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भाग में विभाजित किया गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से एक एक करके उनको पढ़ेंगे। तो नदी और पर्वतों से नीचे जब उतरते हुए ढाल तक जो नदियाँ आती हैं, तो अपने साथ गुटिकाएँ या बड़े बड़े पत्थर आप बोल सकते हैं, बोल्डर्स का निक्षेपण करती हैं,
और ये पट्टी है 8 से 16 किलोमीटर की, और इसे किस नाम से जानते हैं? भाबर। तो सबसे पहला विभाजन कौन सा है? भाबर है। 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ाई है। पश्चिम में चौड़ाई इसकी ज़्यादा है और पूर्व में आप बढ़ेंगे तो चौड़ाई कम होती जाएगी। ये बड़े बड़े गुटिकाएँ या पत्थर हैं जहाँ पर नदियाँ अपने साथ बहा करके इन पत्थरों को इकट्ठा कर देती हैं। इसे भाबर के नाम से जानते हैं और सभी सरिताएँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। बड़े बड़े इन पत्थरों के बीच से जब नदियाँ निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर नदियाँ खत्म सी हो गई हैं, विलुप्त हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ पुनः निकल आती हैं। अब देखिए, पत्थरों में गायब होने के बाद जहाँ से पत्थर या ये बोल्डर्स खत्म होंगे वहाँ के बाद नदियाँ बाहर निकलेंगी। जहाँ से नदी फिर से निकलेगी वहाँ पे दलदल जैसा क्षेत्र होगा, वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो दलदल वाला क्षेत्र बनेगा ना भाबर के बाद, इसको तराई रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? तराई वाला क्षेत्र। तो दूसरा विभाजन कौन सा हो गया? तराई। पहला भाबर, दूसरा तराई। या वन्य प्राणियों से भरा घने जंगल का क्षेत्र, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हाई है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए यहाँ जो जंगल बना हुआ है उसको काटा गया है। अब बाकी का जो 2 विभाजन है उसको बांगर और खादर के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ से आने वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं और इसे बांगर कहते हैं। तो ये पुरानी मृदा हो गई। ये पुराना विशाल मैदान का क्षेत्र है जो भांगर या फिर बांगर के नाम से जाना जाता है, और इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो उत्तरी मैदान हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप नोट्स इसके कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो उत्तरी मैदान का आप चौड़ाई लिख दीजिए, लंबाई लिख दीजिए कितनी है, और उसके बाद आप इनका विभाजन करके लिख दीजिए 4 तरह से। तो ये चारों विभाजन आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चारों विभाजन ऐसे करके लिखिए। यहाँ पर लिखिए भाबर क्या है, तराई क्या है, तराई के बाद आपने बांगर पढ़ा, खादर पढ़ा। बांगर में लिख दीजिए कि ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, नई है, किसमें क्या निक्षेप मिल रहा है, तो ये भाबर की कितनी चौड़ाई है, फिर तराई रीजन की में क्या मिल रहा है। ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। माइंड मैप्स के जरिए से याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन तरीक़ों से आप प्रिपेयर कर सकते हो। उत्तरी मैदान सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार भी देख लेते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है ये मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था, और यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का यह एक हिस्सा है। इसी पठारी भाग में चौड़ी छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, और इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो अभी जो हम लोग विभाजन पढ़ रहे हैं ये आप देख रहे हैं, इनको हमें अलग से डिटेल में भी पढ़ना। अभी सिर्फ आप भारत का एक व्यू देख रहे हो कि इन 6 तरह से विभाजन किया गया है। इन 6 विभाजन में हमें क्या पढ़ना है। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो अभी जो आपने उत्तरी मैदान पढ़ा, उत्तर के पहाड़ और पढ़े हैं, तो इनको मैं अभी डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। एक एक चोटी आप लोग डिस्कस करोगे उसमें। तो मैदान को भी हम लोग देखेंगे कि नदियों द्वारा बना है, कितना चौड़ा है, क्या क्या निक्षेप है, क्या मिल रहा है, क्या उसमें कमी है। ये सारी चीज़ें आगे कवर करेंगे। जैसे कि आपने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा, तो कौन कौन से पठार आते हैं, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, दक्कन का पठार, इसी में भी कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पहले देखिए कि 6 तरह से कैसे भारत को विभाजित किया गया है, फिर डिटेल में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अगला विभाजन है भारतीय मरुस्थल। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो डिजर्ट होने का मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे बारिश की मात्रा बहुत ही कम है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति भी बहुत कम है। जब देखिए पानी की कमी है तो शुष्क जलवायु भी है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि वनस्पति भी बहुत कम है, और वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और इसके बाद ये फिर से उसी बालू में विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक पहुँच भी नहीं पाती, क्योंकि लूनी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है, लेकिन आप देखेंगे अपने मुहाने तक पहुँचती ही नहीं है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है।
फिर देखिए बरकान, ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं और जैसलमेर तक अगर आप जाते हैं तो बरकान के समूह को वहाँ पर देखा जा सकता है। पांचवा विभाजन है तटीय मैदान का। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। इनके किनारे पर जहाँ पर भी आप देखेंगे जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, इनके कोनों पर आप देखेंगे तो विशाल मैदान पाए जाते हैं और ये पट्टी के आकार के हैं। तो यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, अरब सागर के बीच में एक संकीर्ण मैदान है और इस मैदान के 3 भाग हैं। तो उत्तरी भाग को कोंकण, जो मुंबई से गोवा तक है, इसको बोलते हैं कोंकण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन को याद कर लीजिए। फिर मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार। तो सबसे ऊपर है कोंकण, मध्य भाग है कन्नड़, कन्नड़ के बाद है मालाबार। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत जो मैदान है चौड़ा और समतल है। तो उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार या नर्दर्न सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ बड़ी नदियाँ कौन कौन सी, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि आप देखेंगे अरब सागर में एस्चुरीज का निर्माण होता है। और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है इस क्षेत्र का। तो ये हो गया तटीय मैदान। लास्ट क्लासिफिकेशन है द्वीप समूह पढ़ेंगे, आइलैंड्स पढ़ेंगे। तो द्वीप समूह में देखिए भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। केरल के मालाबार तट के पास क्या है, लक्षद्वीप स्थित है। अभी हम लोगों ने सारे तटीय भागों को पढ़ा। सबसे पहले आपने देखा कोंकण, कन्नड़, फिर क्या है मालाबार। तो मालाबार तट के पास कौन सा है, लक्षद्वीप है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना, बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों से बना हुआ एक द्वीप है। पहले इनको क्या बोलते थे, लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जानते थे, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया और यह 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से फैला हुआ है। कवारती द्वीप जो है ये लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय है या फिर इसकी राजधानी है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप है यहाँ पर, जहाँ मनुष्य का निवास स्थान नहीं है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो पिटली द्वीप के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर है, मनुष्य का तो निवास स्थान नहीं है लेकिन यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है, स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला के अगर ध्यान देंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप है इधर। और यह द्वीप समूह जो आकार में बड़े संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में, पहला तो उत्तर में अंडमान, दक्षिण में है निकोबार। और यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, अर्थात जो हिमालय पर्वत है बाद में देखेंगे जल में जलमग्न होकर के जो थोड़े थोड़े क्षेत्र इसके बाहर निकल आते हैं, इसके कटक या उभार हैं, वही ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनके शिखर है, वही आइलैंड बने हुए हैं। इन द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये सारे द्वीप। और इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, घने जंगलों से आच्छादित है। देखिए पहली बात तो ये विषुवतीय क्षेत्र के पास है और यहाँ पर आप बारिश की मात्रा भी अधिक देखेंगे। तो यहाँ पर विशाल जंगल भी पाए जाएंगे और स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन आरओ वाले पेपर में अभी पूछे गए थे विषुवतीय क्षेत्र में, कथन और कारण में। तो आपको मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्ट लाइन पढ़ेंगे तभी आपको आंसर पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर बताया गया है कि विषुवतीय क्षेत्र के पास है ये द्वीप, यहाँ पर घने जंगल पाए जा रहे हैं और आपको पता है दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले यहीं पर पहुँचता है। ये भी फैक्ट याद कर लीजिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत का अंडमान निकोबार पे सबसे पहले पहुँचता है और यहाँ पे बहुत बारिश भी होती है। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैव विविधता भी बहुत पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे क्लासिफिकेशन है। तो भारत का जो भौगोलिक विभाजन है आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो सारे विभाजन आप लोग देख चुके हैं, 6 प्रकार से किया गया था। मैप पे भी मैंने समझा दिया था, मैं जो पहाड़ वगैरह पढ़े थे हमने, उत्तर के पहाड़। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो डिटेल में एक एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। और हाँ, जो आपके सुझाव हैं वो मुझे कमेंट करते रहिए। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार आपको उनमें दिक्कत ना हो, मैं उसको और अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।